कल बड़ी एक धमाका खेज खबर हमें दोपहर को मिली है, वो ये थी कि जनरल फैज हमीद, जिनको अब हमने आज से मिस्टर फैज हमीद कहना है, उनको 14 साल की सजा हो गई। उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और उसके अंदर जो सजा उन्हें मिली है 14 साल की, उसके 4 बेसिस हैं। मेरे लिए ये केस शुरू से, जब वो पिछले साल अरेस्ट हुए, इट्स बिन अ पजल, क्योंकि बताया नहीं गया प्रेस स्टेटमेंट्स में कि कौन सी प्रोविजंस हैं जिसके तहत उन पे इंक्वायरी चल रही है या सजा हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ये पजल अभी भी अनरिजॉल्व है और 2-3 दिन पहले जब DJISPR से भी पूछा गया कि फैज हमीद तो मास्टरमाइंड थे अपेरेंटली 9 मई की जो म्यूटिनी थी उसकी, तो उस पे फौजी अदालतों ने सजा क्यों नहीं दी। तो अभी भी ये एक मेरा ख्याल है डिलिबरेटली इसको एम्बिगुअस रखा गया है कि क्या 9 मई से जुड़े जो कुछ केसेस हैं उसमें जनरल फैज हमीद को सजा होगी या नहीं होगी। ये मेरी नजर में जस्टिस नहीं है। मानना बड़ा मुश्किल है कि एक DGISI का इंस्टीट्यूशन में किसी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो एक शख्स की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, लेकिन जो बाकी सरान शायद इसमें इन्वॉल्व थे उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं कोई खबर नहीं दे रही, बट लगता ये है कि शायद इसके बाद, और जो प्रेस रिलीज आई है उससे लगता ये है कि शायद इसके बाद तरह उन्होंने जुडिशरी को ब्लैकमेल किया। जजेस ऑन द रिकॉर्ड भी आकर उन्होंने बात की किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया। मीडिया के लोग जो हैं वो खुद बताते हैं कि जो स्टोरीज बताते हैं बड़ी वो खौफनाक किस्म की स्टोरीज हैं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ उस सब को इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट थी, इसलिए उस चीज के खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ये चीज बेसिकली है कि ये उन्होंने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक चीज की और इसलिए उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो सियासी नौयत के केसेस हैं उनके खिलाफ, उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए था। इंसाफ होता हुआ, अकाउंटेबिलिटी होती हुई नजर आती तो सिस्टम में एतमाद बढ़ता। सीक्रेसी में जस्टिस होना, जहाँ लोगों तक हकायक नहीं पहुंचते, सच नहीं पहुंचता, वो तो जस्टिस मेरी नजर में भी नहीं है। वो किस हद तक रेडी हो गए सब कुछ दाव पे लगाने के लिए, अपना भी सब कुछ दाव पे लगाने के लिए, और किस लिए मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि PTI के लोग कोई बहुत ज्यादा उनकी साइड ले रहे हो। जनरल बाजवा भी ऑन द रिकॉर्ड है मानते हुए एक इंटरव्यू में कि सियासी मुदाखलत तो उन्होंने भी की, तो फिर उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बना। आने वाले लोगों के लिए भी जिनको बहुत ज्यादा पावर मिल रही है, करंट लोगों के लिए भी जिनको बहुत ज्यादा पावर मिली है, उनके लिए भी सोचने की बात है कि पासा पलटते हुए देर नहीं लगती। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। कल बड़ी एक धमाका खेज खबर हमें दोपहर को मिली है, वो ये थी कि जनरल फैज हमीद, जिनको अब हमने आज से मिस्टर फैज हमीद कहना है, मैं तो वैसे बड़ा मुश्किल काम है, हम उन्हें जनरल हमीद ही कहते आए थे, जनरल फैज कहते आए थे, लेकिन बहरहाल उनको 14 साल की सजा हो गई। उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और उसके अंदर जो सजा उन्हें मिली है 14 साल की, उसके 4 बेसिस हैं। उसमें से एक तो यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन्होंने वायलेट किया, उन्हें सियासी मामलात में मुदाखलत पे भी सजा मिली है, उन्हें लॉस, लोगों को कॉजिंग लॉस टू पर्सन्स, और उन्हें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इन 4 चीज़ों पे दी गई है सजा। एक और उन्होंने पॉइंट लिखा था, मैं जल्दी से रीमा पे जाती हूँ। रीमा, उस पॉइंट पे उन्हें सजा हुई है कि नहीं हुई, इसकी जरा डिटेल्स दे देंगी आप? ओके, मैं आज बोरिंग वाला काम कर लेती हूँ, जो लीगल इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं सारी उस पर बात कर लेती हूँ, और जो तबसरा है वो महमल बेनज़ीर और आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बात हो रही है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल सिनेरियो में। बोरिंग बात ये है कि मेरे लिए ये केस शुरू से, जब वो पिछले साल अरेस्ट हुए, इट्स बिन अ पजल, क्योंकि बताया नहीं गया प्रेस स्टेटमेंट्स में कि कौन सी प्रोविजंस हैं जिसके तहत उन पे इंक्वायरी चल रही है या सजा हो रही है। टॉप सिटी का मामला एक क्लियर था, और वो आर्मी एक्ट में भी क्लियर है कि आप रिटायरमेंट के बाद उस पे आपका ट्रायल हो सकता है, मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। बाकी जो मामलात हैं, वर्ड्स क्या हैं, उनको मैं मैच कर रही थी आर्मी एक्ट से, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से, कि कौन सी प्रोविजंस हैं आखिर जिसके लिए उन्हें सजा हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली ये पजल अभी भी अनरिजॉल्व है, क्योंकि अगर आप देखें जो आपने पढ़े हैं 4 कन्विक्शंस के उनके ग्राउंड्स, उसमें एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाली जो बात है या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ये ऑफेंस जो है ये क्लियर है, ये पोस्ट रिटायरमेंट ऑफेंस है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप पॉलिटिक्स में एंगेज करते हैं इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, और आपकी फौजी अदालतों से ट्रायल आपका हो सकता है। इसके अलावा जो $10 मिलियन क्वेश्चन, रिटायरमेंट से पहले ठीक है, और रिटायरमेंट से पहले वैसे अगर आप ये करते हैं तो आपका 6 महीने अगर आपकी रिटायरमेंट को हो जाते हैं उसके बाद उसके लिए आपका ट्रायल नहीं हो सकता, राइट। सो ये एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है कोर्ट मार्शल के प्रोसीजर्स में। अच्छा, सो ये तो पहला क्लियर है। अब मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और लोगों को नुकसान पहुंचाना, मेरा ख्याल है ये है टॉप सिटी का केस, क्योंकि उसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी थी और उसके अंदर आपने ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी किया। और ये जो आर्मी एक्ट में एक एक्सेप्शन है
कि 6 महीनों में आपका ट्रायल होना होता है, लेकिन अगर ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है तो आपका 6 महीने के बाद भी ट्रायल हो सकता है। तो ये भी क्लियर है। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी कौन सी है? मुझे ऐसा लगता है अनलॉफुल डिस्क्लोजर मिलिट्री के मामलात से रिलेटेड, क्योंकि उसकी 14 साल सजा है, तो शायद ये वो हो। लेकिन ये सब मैं स्पेक्यूलेट कर रही हूँ। प्रेस स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा कि इस प्रोविजन के तहत सजा हुई है। जैसे आप नॉर्मल जजमेंट्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है ये प्रोविजन है, ये सजा है, ये एविडेंस था। ये हमें मिलिट्री कोर्ट्स की जो पूरे ट्रायल्स होते हैं उसमें नहीं मिलती, और इस केस में तो खास तौर पे बहुत कम मालूमात हैं। अब द बिगर क्वेश्चन, 9 मई का मामला। इस प्रेस स्टेटमेंट में आखिरी पैराग्राफ में लिख दिया गया है कि जो पॉलिटिकल एजिटेशन में उनका एक रोल है वो सेपरेट मामला है, वो चल रहा है। अगर आप फैज हमीद साहब की ISPR की स्टेटमेंट्स पहले भी देखें, शुरू में टॉप सिटी का केस ही आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बात होना शुरू हो गई उन प्रेस स्टेटमेंट्स में कि 9 मई से जुड़े और इस तरह के मामलात में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और 2-3 दिन पहले जब DJ ISPR से भी पूछा गया कि फैज हमीद तो मास्टरमाइंड थे अपेरेंटली 9 मई की जो म्यूटिनी थी उसकी, तो उस पर फौजी अदालतों ने सजा क्यों नहीं दी? तो पहले तो DJ ISPR ने कहा कि नहीं, 9 मई से जुड़े तो सब मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में खत्म हो चुके हैं। फिर उनको प्रॉम्प्ट किया गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फैज हमीद वाला वो रिलेटेड है, वो चल रहा है। तो अभी तक अगर आप लैंग्वेज देखें, हमें नहीं मालूम कि क्या इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी, जो एक ऐसा ऑफेंस है आर्मी एक्ट के तहत जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद भी सजा हो सकती है, लेकिन अगर आपने इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी व्हाइल यूर इन सर्विस तब की हो। दूसरी इसमें ये एक्सेप्शन है कि ओवरऑल किसी को भी, चाहे वो सिविलियन हो, फौजी हो, रिटायर्ड हो, अगर आप इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी करते हैं या किसी शख्स को अपनी एलिजेंस टू द स्टेट, किसी ऑफिसर को उसके खिलाफ बहकाने की कोशिश करते हैं, आपको सजा हो सकती है, और ये बहुत ही एक सीरियस ऑफेंस समझा जाता है। लेकिन लैंग्वेज अगर आप देखें, एजिटेशन इज नॉट द सेम एज इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी या किसी को अपनी एलिजेंस से बहकाना। तो अभी भी ये एक मेरा ख्याल है डिलिबरेटली इसको एम्बिगुअस रखा गया है कि क्या 9 मई से जुड़े जो कोई केसेस हैं उसमें जनरल फैज हमीद को सजा होगी या नहीं होगी। मेरे लिए ये बहुत अहमियत एक चीज रखती है, क्योंकि जो 9 मई से जुड़े एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में केसेस चले हैं, कहीं इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी का जिक्र नहीं है। जो फौजी अदालतों में सिविलियंस भी ट्राई हुए हैं 9 मई के ऊपर, उनका भी कोई इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी या एलिजेंस वाली चीज का जिक्र नहीं है उनके ऑफेंसेस में। तो हम कहते तो हैं 9 मई एक म्यूटिनी का अटेम्प्ट था जो फेल हुआ, लेकिन अभी तक लीगली ये साबित या ये चार्ज भी किसी अदालत में नहीं हुआ। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्टिस, अभी भी हम गेसिंग गेम कर रहे हैं कि क्या सजा थी, क्या ऑफेंस था, क्या हुआ। ये मेरी नजर में जस्टिस नहीं है, क्योंकि ट्रूथ हम तक नहीं पहुंची, और जब तक ट्रूथ आप तक नहीं पहुंचती, आपको समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या है जो रियासत ने फैसला कर लिया है कि वो उस पर क्रैकडाउन करेगी या उसकी इजाजत नहीं होगी। तो ट्रूथ नहीं है, और मिलिट्री कोर्ट्स में डिटेल जजमेंट्स कभी पब्लिक तक पहुंचती भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता हमें कभी भी पता लगेगा। दूसरी चीज है डेटरेंस। क्या डेटरेंस हुई है? मेरी नजर में उन लोगों के लिए हुई है जो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाके पर्सनल या इनफरादी तौर पे कोई एडवेंचरिज्म करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन आपके साथ है तो आप इस तरह के काम करते चले जा सकते हैं, आप पे कोई, मेरी नजर में, ना स्क्रूटनी होगी ना अकाउंटेबिलिटी होगी। तो डेटरेंस भी बहुत खास किस्म का है। लेकिन ऑफ कोर्स जनरल हमीद का बहुत ही एक खौफनाक रोल रहा है हमारी तारीख में। उनको कुछ चीजों के लिए, खास तौर पे टॉप सिटी की जो सजा हुई है, बिल्कुल लेजिटिमेट लगती है। बहुत सा एविडेंस है जो मैंने खुद देखा है, लेकिन जो अगर हम इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, मेरा ख्याल है वो महदूद है। और स्पेसिफिक जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है इस वक्त, जिसमें इंस्टीट्यूशन एक साइड पे है और ये फर्द वाहिद एक मुख्तलिफ साइड पे हैं, ये इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मेरा ख्याल है काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। सो बेनजीर, बहमल, क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप लोगों को लगता है? इसी पे बात हो रही है कल से। अगर मैं शुरू कर लूँ, मुझे थोड़ी सी, एक तो ये एक बिल्कुल ही एक सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए जनरल फैज की, लेकिन अगर सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि ये मानना बड़ा मुश्किल है कि एक DG ISI की का इंस्टीट्यूशन में किसी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, या उनके बॉस को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो एक शख्स की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, लेकिन जो बाकी अफसरान शायद इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से ये पूरा जो प्रोसेस है मेरे ख्याल से ये अंडरमाइन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी
DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अभी जो उन्होंने की, उसके बाद कुछ दिन बाद ये फैसला आता है। तो लगता ये है, मैं कोई खबर नहीं दे रही, बट लगता ये है कि शायद इसके बाद, और जो प्रेस रिलीज आई है उससे लगता ये है कि शायद इसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ भी कोई नया केस बनाया जाएगा। मेरे लिए तो पर्सनली स्पीकिंग, मेरे ख्याल से एक जमहूरी निज़ाम में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो यही होना चाहिए कि आप लोगों से उनका इलेक्शन छीनें। और अगर ये इल्ज़ाम जनरल फैज़ पे है और साबित हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये वो केस है जो उनके खिलाफ बनाया जाना चाहिए था कि क्या उन्होंने इमरान खान साहब और उस वक्त PTI के साथ मिल के लोगों का मैंडेट उनसे छीना। आपको याद है ट्रंप पे भी बहुत से केसेस बने हुए थे अमेरिका में, लेकिन सबसे जो सीरियस केस था उनके खिलाफ वो यही था कि क्या उन्होंने वहां पे इलेक्शन के रिजल्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश की, लोगों से छीनने की कोशिश की। तो सिलेक्टिव जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि इंसाफ हो रहा है या अकाउंटेबिलिटी हो रही है, लगता यह है कि फिर इंतकाम लिया जा रहा है, ये रियासत अपना गुस्सा निकाल रही है। हाँ, क्योंकि ये मैं चार्जेस में नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन जो है वो रिग किया या उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ क्या किया, ये इल्जाम भी नहीं है और इस पे ऑफ कोर्स सजा भी नहीं है। देखिए, जो उनको अरेस्ट तो किया गया वो टॉप सिटी वाले और हमारे जो कॉलीग है जासिद, उन्होंने इसके ऊपर एक्चुअली बड़ी डिटेल से और बड़ी ग्रूसम डिटेल्स हैं, जिस बड़ी हम्म। खौफनाक किस्म की डिटेल्स हैं कि किस तरह से जनरल फैज़ हमीद ने, मिस्टर फैज़ हमीद ने जो है अपने जो है पावर और इन्फ्लुएंस का मिसयूज़ किया, किस तरीके से जो उन्होंने जो मजालिम ढाए। तो वो तो एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। लेकिन जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं वो यही है कि बिल्कुल प्रीटेक्स्ट यही है कि जिसके ऊपर उन्हें पकड़ा गया और सजा भी इसके ऊपर जिस तरह से दी गई। अभी हमें जिस तरह रीमा ने एक्सप्लेन भी किया है कि वो उतनी डिटेल में तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या क्या चार्जेस किस किस तरीके से उन्होंने जो फ्रेम किए हैं, लेकिन हमने ये देखा जो यहाँ पर अभी बात भी हो रही थी कि उनको क्या उनकी जो सियासी इन्वॉल्वमेंट या उन्होंने जो सियासी जोड़ तोड़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जिस तरह बात करते हैं या जिस तरह उन्होंने जुडिशरी को ब्लैकमेल किया, जजेस ऑन द रिकॉर्ड भी आकर उन्होंने बात की किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया। मीडिया के लोग जो हैं वो खुद बताते हैं कि जो स्टोरीज बताते हैं बड़ी वो खौफनाक किस्म की स्टोरीज हैं, किस तरह से वो हरास करते थे, किस तरह से वो प्रेशराइज करते थे, किस तरह से मजल किया गया मीडिया को उनकी तरह से। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ उस सबको इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट थी, यानी कि ये वो जो कर रहे थे वो अपने इंस्टीट्यूशन की बेहेस्ट के ऊपर कर रहे थे, इसलिए उस चीज के खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये वही बात है कि ये जो सब कुछ हुआ है टॉप सिटी तो एक चीज है, लेकिन जो आखिरी पैराग्राफ पे जिसका अभी जिक्र भी हुआ है, बेसिकली जो चीज उन्होंने इंस्टीट्यूशन से अलहदा होकर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ की है अपनी कैपेसिटी के अंदर, जिसको भी फायदा दिलाने के लिए, अपने आप को फायदा दिलाने के लिए, उसके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। तो ये यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि जी ठीक है, बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड है, काफी बड़ी सजा है, लेकिन हमने देखा कि जब इंस्टीट्यूशन ने अपनों को प्रोटेक्ट करना होता है, वो जनरल मुशर्रफ हों, उनको जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था वो हमारे सामने है। फिर हमने देखा कि बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो मिलिट्री डिक्टेटर्स के अलावा भी पास्ट में भी हमने देखा कि जिनकी सियासी मुदाखलत भी थी और भी उन्होंने बड़े बड़े जो है जुराइम किए, इस तरह की भी एक्चुअली करप्शन की भी चीजें की होंगी, लेकिन वो सेटलमेंट हो जाती थी और वो की चीजें इस तरह की सामने नहीं आती थी, इस तरह कोर्ट मार्शल नहीं होता था। तो ये चीज बेसिकली है कि ये उन्होंने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक चीज की और इसलिए उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया है। हाँ, क्या आइंदा हम ये कोई चीज ऐसी देखेंगे, क्या जिस तरह लोग बात ये भी कर रहे हैं कि क्या ये कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देता है, क्या अब अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होगा, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा ये, क्योंकि वो अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खुद से गए, इंस्टीट्यूशन की मर्जी के बगैर गए, उन्होंने वो जो अनलॉफुल चीजें की वो बगैर मर्जी के की, इसलिए जो है ये हो रहा है। और इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस भी होंगे, जैसा बेनजीर बात करनी थी, लेकिन वो तो हम आइंदा दिनों में देखेंगे। लेकिन बेसिकली बात है कि इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाना, इंस्टीट्यूशन की मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर आप उनके कहने पर अनलॉफुल चीजें कहते हैं करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो सियासी नौयत के केसेस हैं उनके खिलाफ, उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए था। ठीक है, वो कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं, चलें आपको उन चीज़ों में चलें समझ भी आती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट
जो सियासी केसेस हैं उसका अगर ओपन ट्रायल होता, उसका कोई जीआईटी बनता, वो अवाम के सामने जो जो भी उन पे इल्ज़ाम है वो रखा जाता, इंसाफ होता, व अकाउंटेबिलिटी होती हुई नजर आती, तो सिस्टम में एतमाद बढ़ता, और तो ज़्यादा यही फ़ायदा होता है। तो मुझे नहीं पता कि सारे केसेस यही हैं कि वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ गए या नहीं, लेकिन जो सियासी नौयत के केसेस हैं उनका तो एक ओपन ट्रायल होना चाहिए था। सियासी नौयत के केसेस मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, यू मीन? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, या अगर 9 मई से जुड़े कोई केसेस हैं उनके खिलाफ, तो मेरे ख्याल से उस पर एक ओपन ट्रायल होना चाहिए। बट 9 मई के तो उन्होंने सिविलियंस के भी ओपन ट्रायल्स जो हैं वो नहीं किए। दैट्स द एंटायर पॉइंट, दैट दिस इज नॉट जस्टिस। जो है वो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। सीक्रेसी में जस्टिस होना, जहाँ लोगों तक हकायक नहीं पहुंचते, सच नहीं पहुंचता, वो तो जस्टिस मेरी नजर में भी नहीं है। बट 9 मई का वी डोंट नो, अगेन 9 मई में किस नौयत की इंक्वायरी चल रही है, किस नौयत का ट्रायल है, लैंग्वेज है डिलिबरेटली एम्बिगुअस है। सो आई डोंट नो, ये अभी तो ये 15 महीने बाद आया है ना ये वाला, और अभी जो आखिरी पैराग्राफ है वो तो जिस तरह रीमा भी बात करे, तो एग्जैक्टली चीज ओपन एंडेड है। अब वो तो देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। महमल, कई महीने पहले भी एक प्रेस स्टेटमेंट आई थी, उसमें भी इसी तरह की लैंग्वेज थी आखिर में। अब कितना वक्त लगता है? आपने सिविलियंस को तो फौरन ट्राई कर दिया, 100 से ज्यादा आपने सजाएं भी सुना दी, तो इसमें इतना क्या वक्त लग रहा है कि मतलब कुछ हम हकीकी तौर पे पहुंच भी नहीं सकते। हम भी so I'm just saying that, but what I can say is that it does look dubious। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग शायद एग्री ना करें, मुझे लगता है डिलिबरेटली रखा जा रहा है। और ये मेरी नजर में एक जो क्लीन हैंड्स वाला होता है ना, कि बोनाफाइडे, उस पे सवाल जरूर उठाता है। क्योंकि अब 9 मई को भी हुए 2.5 साल हो गए हैं, साल से ज्यादा हो गया है फैज हमीद को अरेस्ट हुए हुए। तो 9 मई के इतने और केसेस हैं वो चल चुके हैं, तो इसमें ये डिलिबरेटली डिले या एम्बिग्विटी क्यों रखी जा रही है? आई थिंक दिस इज मेरे लिए तो ये बहुत अहम सवाल है। जी, मेरा ख्याल है कि आर्मी जो है वो जब भी कोर्ट मार्शल्स होते हैं उनकी बहुत कम डिटेल्स बाहर आती हैं। बहुत कम ऐसे कोर्ट मार्शल हुए, चाहे किसी भी वजह से हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के या बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के हुए हैं। अमूमन कोर्ट मार्शल्स की डिटेल्स नहीं बाहर आती, और फौज पसंद भी नहीं करती कि वो डिटेल्स बाहर आए। तो ये तो एक मैकेनिज्म है कि सीक्रेसी, लीगली दे डोंट हैव टू गिव एनी जजमेंट, पब्लिक नहीं होती लीगली। तो उन्होंने जो दी है स्टेटमेंट, उससे जो उन्होंने हमें 4 बातें बताई, इसलिए उनका शुक्रिया। मेरे लिए सबसे सीरियस बात जो थी उसमें ये थी कि अच्छा, ये कई MNAs, MPAs नहीं, लेकिन MNAs और सेनेटर्स और मिनिस्टर्स जो के तीनों बड़ी पार्टीज के, PTI के, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, उनसे मुलाकातें जब भी हुई, या उस वक्त बात बहुत ज्यादा होती थी फैज हमीद की, तो एक चीज जो थे वो उनके सबसे बड़े डिटेक्टर्स भी जो थे वो भी ये कहते थे कि फैज हमीद बहुत शार्प आदमी है, वो एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। और जब भी वो किसी से मुलाकात करते हैं किसी चीज़ के लिए, या कोई प्रेजेंटेशन देते थे, या वो किसी भी इशू पे बात करते थे, तो वो इतना प्रिपेयर्ड आते थे कि बहुत से लोग जो कि अपने आप को एक्सपर्ट समझते थे उस पीछे, वो थोड़ा हैरान हो जाते थे कि इस आदमी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इसने अपने आप को प्रिपेयर कितना अच्छा किया हुआ है। उनकी जो क्लाइंब अप थ्रू द रैंक्स है उसके अंदर भी ये बात कही जाती है। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, बट ये कहा जाता है कि वो जो ऊपर भी आए थे वो उसके अंदर यही बात थी कि वो बहुत स्मार्ट थे, और वो नोटिसेबल इसलिए थे कि वो ज़हनी तौर पे एक बहुत तेज आदमी थे। तेज से मुराद उनका जहन बहुत अच्छा था, वो काम करता था, उनको समझ आ जाती थी चीज़ों की। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है कि फैज हमीद, जिसके बारे में हमने ऐसी बातें सुनी है, जिनके बारे में मुझे एक नून लीग की बहुत इंपॉर्टेंट लीडर ने ये कहा था कि, और दिस इज इन 2022, जब उनको बहुत ज्यादा नफरत थी शायद फैज हमीद से, उस वक्त भी वो रह ना सकी, बेसाख्ता कह पड़ी कि है तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बिल्कुल उसने ऐसे, और उसकी आंखों में वो था वंडर, जो गुस्सा भी था लेकिन वंडर भी था कि भाई वो बंदा है तो बहुत। मुझे ये समझ से बाहर है कि वो इस पोजीशन में कैसे पहुंचे। मिसकैलकुलेशन इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन, और किसके लिए की और किस हद तक की? क्योंकि हमें पता है कि बहुत से रिटायर्ड फौजी जो थे वो प्रो PTI भी थे उस वक्त जब सारा कुछ चल रहा था, वो एंटी नून थे। बहुत से जनरल जो थे वो क्लियरली एयरफोर्स के लोग बोल देते थे, सोशल मीडिया पे आके बोल रहे थे, वीडियोस अपने रिकॉर्ड करा रहे थे, सड़क पे खड़े हुए बोल रहे थे। वो एंटी नून लीग, एंटी पीपल्स पार्टी भी थे, ये सब हो रहा था। बट फैज हमीद साहब का उस पॉइंट से यहाँ आ जाना,
मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। इससे हम ये भी ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि ताकत जो होती है, ताकत का नशा बहुत वो होता है। पर अगर ज्यादातर हरकतें जो उन्होंने ताकत के नशे में की, वो तो यही टॉप सिटी वाला जो केस है इस तरह का है, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बाकी जो चीजें हैं कि वो बाद में क्या करते रहे, वो किस हद तक आगे चले गए, वो किस हद तक रेडी हो गए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, अपना भी सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, और किस लिए। मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि पीटीआई के लोग कोई बहुत ज्यादा उनकी साइड ले रहे हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा इस वक्त कह रही हूँ कि नहीं फैज हमीद तो बहुत अच्छे थे, जनरल फैज हमीद तो बहुत अच्छे थे। भी मेरे से मिस्टर फैज हमीद नहीं कहा जा रहा, जनरल फैज हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ठीक है। तो फैज कह दो, फैज नहीं, फैज भी ना कहो, नहीं जाती हो जाएगी। नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो ये कहते थे कि उन्होंने वाकई मिसयूज ऑफ पावर उन्होंने और उनके भाई ने भी की, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी मिलते थे जो कहते थे कि बड़ी अच्छी तरह मिलते हैं, ही इज वेरी प्लेजेंट, ही इज वेरी केयरिंग इन पर्सन, इस तरह की। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डिड दिस मैन, जो कि सब लोग कह रहे हैं कि एक ब्रिलियंट आदमी था, वो इस पोजीशन पे किस तरह पहुंचे, किसके लिए पहुंचे, और उन्होंने क्या सोचा था वहां से क्या विक्ट्री उन्हें मिलेगी। क्या वो रिटायरमेंट से बाहर आके नए आर्मी चीफ लगने लगे थे, ये उनका ख्याल था। हमने ऐसी बहुत कहानियां, अगर आप 2022 में जाएं वापस, ऐसी हमने सारी कहानियां सुनी थी कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि एक पीएम ऑफिस से एक ऑर्डर आएगा कि सब कुछ जो है सारों को मुअत्तल कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, आर्मी साहब फैज हमीद को वापस लाके चीफ बना दिया जाएगा। हमने ऐसी बहुत सी बातें सुनी। हमने ये भी सुना कि फैज हमीद जो है वो सब कुछ डिक्टेट कर रहे हैं। वो जो हुआ था, जो स्पीकर ने, असद कैसर साहब ने रिजेक्ट कर दी थी वो, और उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस किया था, वो भी सब बहुत से हमने ऐसे किस्से सुने कि उसके पूरे मास्टरमाइंड जो है वो फैज हमीद है। इतने बड़े मास्टरमाइंड नताशा, इसमें तो जनरल बाजवा भी ऑन द रिकॉर्ड है मानते हुए एक इंटरव्यू में कि सियासी मुदाखलत तो उन्होंने भी की, तो फिर उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बना पॉलिटिकल एक्टिविटी। आपने जो कहा था ना, उन्होंने वो कार्डिनल सिन नहीं किया कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट वो नहीं गए। और फैज साहब का जो आ रही थी खबरें, अब इसमें से कोई भी वेरीफाइड नहीं है ना, तो हम अजीब लगते हैं कहते हुए, लेकिन जो हमें सुनाई दे रहा था और बड़े वेल कनेक्टेड हलकों से सुनाई दे रहा था, यानी कि खुद बड़ी इन तीनों पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स, टॉप के लीडर्स ये कह रहे थे अकेले में, पब्लिक से दूर, कैमरों से दूर, वो सब कह रहे थे कि फैज हमीद का इसमें है हाथ। तो अब हमें नहीं पता, उस वक्त बाजवा साहब की बात खत्म हो गई थी, जनरल बाजवा का नाम लेना बंद हो गए थे। जनरल बाजवा को सिर्फ पीटीआई वाले याद कर रहे थे गुस्से में, ठीक है, और कोई नहीं याद कर रहा था। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी आने वाले लोगों के लिए भी जिनको बहुत ज्यादा पावर मिल रही है, करंट लोगों के लिए भी जिनको बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है, उनके लिए भी सोचने की बात है कि पासा पलटते हुए देर नहीं लगती, और जब पढ़नी होती है सर पे, जब आ जाती है तो एक बहुत स्मार्ट आदमी भी गलती कर सकता है, एक आम आदमी भी गलती कर सकता है, और ऐसी गलती कर सकता है कि आपकी पूरी काया ही पलट जाए। अच्छा, मैं एक चीज कहूँ, मैं इससे एग्री नहीं करती, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं ताकत का नशा होता है उसमें आप, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हिज कार्डिनल सिन वाज गोइंग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, नॉट द ताकत का नशा। आप इंस्टीट्यूशन के इशारों पे या उसके साथ मिलके आप पीक्स ऑफ पावर, पीक्स ऑफ अब्यूज, पीक्स ऑफ आप जो भी कहें इंटरवेंशन कर सकते हैं। बट मुझे पता नहीं, वो एक शायद आजकल आई एम फीलिंग वेरी पेसिमिस्टिक, बट मुझे नहीं लगता ये कोई उस तरह का भी सबक है कि आप ताकत के नशे में कुछ अगर करो, आपको याद रखना चाहिए कि फैज हमीद के साथ भी ये हुआ था। मुझे ये लगता है ये सिग्नल भी नहीं जा रहा इन कन्विक्शन से, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मकसद है जानना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि ये जानना चाहिए। ताकत का नशा नहीं मैं कहूंगी कि आपको नजर नहीं आता कि फ्यूचर में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, के साथ नहीं होती, कुछ के साथ हो जाती हैं, एज वी कैन सी विद मिस्टर फैज हमीद। तो बहरहाल मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जेन्युइनली सोच रही थी आज पूरा दिन, और मैं अभी भी सोचती रहूंगी कि क्या किया उन्होंने ऐसा। और बिल्कुल, अगर आप सारे अपने मॉरल्स और पॉलिटिक्स को साइड पे करके देखो तो हाउ फूलिश, ठीक है। बहरहाल इस पे हम किताब लिखनी चाहिए उन्हें, जेल से ना एक किताब लिखनी चाहिए जिसमें वो हमें बताएं वो क्या सोच रहे थे आखिर। हाँ, वैसे ऑनेस्टली बड़ी मजे की होगी, वैसे बेस्ट मजे की होगी। हाँ, और आपको लगता है छप जाएगी वो किताब कभी नहीं, कभी माजी में छपी है 25 साल बाद, 30 साल बाद, कभी 25 साल। अल्लाह करे हमारी लाइफ में छप जाए, हम पढ़ लें, हमें पता चले कि वो सारी स्टोरी अनपब्लिश्ड हमारे पास आ जाए, जो भी अगर नहीं भी पब्लिश होती।
वाइंड अप करने से पहले आपको बता दूं कि जो जितने भी जर्नलिस्ट ग्रुप थे ना, वो 2022 में इतना क्रेजी टाइम चल रहा था कि कभी हम 4 बजे भी एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे तो कोई 3-4 लोग जागे हुए थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उस वक्त भी खबरें आ रही होती थी। वो याद है आप लोगों को, वो जो हमारा ग्रुप है उसमें एमकेएम वाले जा रहे थे इमरान के पास गए, वो तो नो कॉन्फिडेंस वाला टाइम, या सारे जाके बिस्तरे में लेटे हुए एक दूसरे को मैसेज करे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जाके। तो बहरहाल उस जमाने में बड़ी मजे मजे की हमने स्टोरियां सुनी थी। उसमें फैज हमीद एक बड़े सेंट्रल कैरेक्टर थे। या तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में कि जनरल फैज हमीद को जो सजा मिली है वो ठीक है, क्या इस सजा के अंदर कुछ ओमिशंस हैं, क्या कुछ और लोगों को इंक्लूड करना चाहिए था, या उनको आगे पीटीआई के साथ टाई अप करके मजीद और कोई सजा मिल सकती है, या पीटीआई को मजीद बुरा टाइम देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।